आराम से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ऑप्शन को समझने का कोशिश करेंगे, और जहां आपको आवाज नहीं आएगा, कुछ भी लगेगा तो आप बताइएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं थी, पहला वाला को। यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, नहीं शब्द जहां भी प्रयोग होगा, जहां भी यूज होगा, तो वहां पे हमको एकदम ध्यान देना। यही हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं। हमको लगता है कि क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं और नहीं को नहीं देख पाते, तो हम हमेशा गलत ऑप्शन को चूज करके आते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता, मतलब जो जीन पियाजे के रूल को फॉलो नहीं करता है ना, उससे हम क्या चीज को नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले क्या क्या को निकाल सकते हैं, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, है ना, जैसे अधिगम अर्जन मैं कल बताई थी आपको क्लास में। तो इसी से रिलेटेड हमको याद करना है, अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, मतलब ये तो पियाजे बताते हैं हमको। व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, ये भी हमको बताते, ये भी नॉर्मल लग रहा है ना, हम ऑप्शन को देख के पढ़ के कहीं ना कहीं थोड़ा एक समझ में आता है। खोजपूर्ण अधिगम, खोजपूर्ण अधिगम मतलब हमको पियाजे जी हम हमेशा मतलब बताए हैं कि जो बच्चे हैं वो हमेशा क्या है, वो एक लिटिल साइंटिस्ट हैं, वो क्या है, उनको छोटे वैज्ञानिक है, वो हमेशा कुछ ना कुछ अपना खोज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया चीज अपना खोजते रहते हैं, इधर को उधर तोड़ के जोड़ना, ये सब करते रहते हैं, है ना। तो खोजपूर्ण अधिगम भी, जहाँ खोजपूर्ण अधिगम है मतलब आपको समझ नहीं है, जीन पियाजे से रिलेटेड है। तो ये तीनों चीज तो है ऊपर का, लेकिन क्या चीज नहीं है, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको शब्द वाक्य ये सब का यूज कहाँ हुआ है बताइए ना, हम तो यहाँ पे भाषा सीखने का अभी तो बात नहीं चल रहा है, यहाँ पे तो संज्ञानात्मक विकास ये सारी चीजों का बात चल रहा है। अब संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड क्या क्या है हमारा, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता, ये अधिगम से आपको समझ में आया कि ये तो पियाजे जी का है। व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, ये भी समझ में आ रहा है। खोजपूर्ण अधिगम, ये भी समझ में आ रहा है। तो तीनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में नहीं लिखा है, इसलिए आपको ऐसे चीज को ढूंढना है जो पियाजे के अंडर में नहीं है। तो क्या है उसके अंडर में, क्या चीज नहीं है, शाब्दिक परीक्षण की आवश्यकता। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। बल्कि इसको आप लोग क्या कर सकते हो, आप कॉपी में उसको आंसर को आप लिख सकते हो कि फर्स्ट का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, है ना। हाँ, तो आप उसको अब यहाँ पे देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन है, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक चीज यूज हुआ है वस्तु स्थायित्व का, है ना, एक शब्द है, क्या है, वस्तु स्थायित्व। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम टिक लगा के रख लीजिए कि वस्तु स्थायित्व ये हमेशा बार बार पूछता ही है। वस्तु स्थायित्व कहीं ना कहीं उस चीज का, ये शब्द का प्रयोग ना वो हमेशा करेगा ही। तो अब आप क्या समझते हैं वस्तु स्थायित्व से, वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि कोई जो बच्चा है वो, जैसे हम उसको कुछ खिलौना दिखाए हैं या कुछ भी सामान, कुछ भी वस्तु दिखाए हैं, जैसे पेन दिखा दिया या मोटरसाइकिल का खिलौना है ना। अब वो क्या करे, बच्चा सामने बैठा है, हम उस खिलौने को क्या करें, वहां पे रखें। पहले तो सामने रखे उस खिलौने को, फिर हम क्या करें, उस खिलौने को हम अपने पीछे छुपा लिए। लेकिन एक सेकंड में क्या किया, बच्चा खिलौना को देखा, फिर जस्ट दूसरे सेकंड में क्या वो देखा कि अरे खिलौना तो वहां से गायब हो गया है ना, ये देखा ना। तो गायब हो गया मतलब वो कहीं और जगह में चला गया है, मतलब वो पूरा खत्म नहीं हुआ है वो सामान, है ना। कुछ भी चीज वो जो देख रहा है वो तुरंत सामान खत्म नहीं हुआ है, गायब नहीं हुआ है, बस वो थोड़े देर के लिए उस जगह से किसी और जगह में चला गया है। तो ये उस बच्चे को समझ में आता है, ये वाला बात। और यही जो चीज है वो क्या कहलाता है, वो वस्तु स्थायित्व कहलाता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वस्तु, वस्तु मतलब कोई भी सामान, है ना। और स्थायित्व मतलब उसका स्थायी का भाव, वो स्थायी रूप से वहां पे है, भले अभी थोड़ी देर के लिए उसको सामान को, जगह को परिवर्तित कर दिए हम, उसके स्थान को परिवर्तित कर दिए, ठीक है। तो अब ये देखिए, जैसे ये चरण मैं कल बताई थी ना आपको, जीन पियाजे का 4 चरण था उसमें, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ आपको रिपीट हो रहा होगा कुछ, जैसे मूर्त संक्रियात्मक, ये भी मैं आपको बताई थी, है ना। मूर्त को और क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं, कल का आप नोट्स देख रहे होगे तो। अब यहाँ पे देखना औपचारिक है, अब जहाँ पे औपचारिक यहाँ पे आ रहा है तो वहाँ पे अमूर्त है, औपचारिक और अमूर्त दोनों का मतलब सेम है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक है, यहाँ पे तो कोई नाम चेंज नहीं है, यहाँ पे सेम वही है ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए संवेदी प्रेरक चरण यहाँ पे लिखा है, तो संवेदी प्रेरक यहाँ पे थोड़ा सा नाम आपको चेंज लग रहा होगा ना, मैं संवेदी गामक बताई थी, गत्यात्मक बताई थी,
ये सब बताई थी मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम भी चेंज हो गया, तो वहां पे जो मैं आपको कल नोट्स बनाई थी वहां पे भी आप इसको और एक नाम ऐड कर सकते हो। क्या नाम ऐड कर सकते हैं इसमें? पहला चरण जो था वो क्या था? संवेदी प्रेरक चरण था। तो हम ऐसे प्रश्न को हम जब हम सॉल्व करते जाएंगे ना, तो हमको और हमारा समझ में आते जाएगा कि और क्या क्या शब्द होता है, शब्द का मतलब क्या है, और हम उसको एक दूसरे से कनेक्ट करके हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो अब आप मेरे को बताइए कि आपको क्या लगता है, आप सबको क्या लगता है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? कि कोई उसमें नहीं है, नॉर्मल अब टाइम लीजिए, उसको सोच के आप बताइए कि क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही है चारों ऑप्शन में से। कौन से चरण में बच्चा जो है वो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, जैसा मैं आपको समझाई हूँ उसके हिसाब से बताइए। ये होगा हमारा संवेदी प्रेरक चरण। संवेदी प्रेरक चरण मतलब ये है हमारा पहला अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक, है ना। तो बच्चा छोटा रहता है, बच्चा जब छोटा है तो उस समझ में आ जाता है बच्चों को कि हमारा खिलौना है वो कहीं गायब नहीं हुआ है, वो बस एक जगह से दूसरे जगह में। हाँ, 0 से 2 वर्ष रहता है। तो संवेदी प्रेरक का क्या है, वर्ष क्या है? 0 से 2 वर्ष, है ना, जन्म से 2 वर्ष तक का है। और इसी स्थिति में वो क्या करता है? वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संवेदी प्रेरक चरण। और संवेदी प्रेरक चरण को और क्या क्या बोलते हैं? संवेदी गामक अवस्था, गत्यात्मक अवस्था, पेशी अवस्था, हाँ ये सब बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे हम याद करते चलेंगे, हमको नाम भी ऐसे में बार बार हम वही चीज को बोलेंगे ना, तो हमको नाम भी याद होते जाएगा। जैसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को और क्या बोलते हैं? ठोस संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए, अवस्था भी लिखा सकता है, चरण भी लिखा सकता है, एक ही मतलब है दोनों का। अब यहाँ पे जैसे औपचारिक है, तो औपचारिक को और क्या बोल सकते हैं? को अमूर्त बोलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक तो वही है, इसका और कोई नाम हमको पता चलेगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे फिर से, है ना, कि हाँ इसको और बोल। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ये देखो, यहाँ पे भी पूरा चारों चरण का नाम है। इससे पहले क्वेश्चन में जो हमने चारों चरण का नाम पढ़ा वही चारों चरण है। बस हमको ये जानना है कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से लॉजिकल सोचता है वो, है ना, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन में है औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी प्रेरक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आएगा, जहां पे क्या बात होगा, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक होगा। अब यहाँ पे ये भी ऐसा भी सोच सकते हैं आप कि सबसे पहले अमूर्त तो नहीं होगा। अमूर्त में वो क्या है, जो चीज नहीं है वो उसके बारे में इमेजिनेशन करके उसको हम पढ़ा सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे लॉजिकल वाला बात कर रहे हैं ना, तो जहाँ पे लॉजिक वाला बात आएगा तार्किक रूप से, तो वहां पे वो तीसरे नंबर का चरण रहेगा। तीसरा चरण हमारा क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये वाला तो आप बता सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है? पेवलाव, कोहलबर्ग, स्कीनर, प्याजे। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ये सर प्याजे ही होगा। तो इसका क्या है, इसका आंसर हमारा डी है, चौथे नंबर का प्याजे ही होगा। तो इसको एग्जाम में इस टाइप का भी आता है, स्टेटमेंट को दे देता है ना, जैसे यहाँ पे बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो हमको इसको याद रखना है कि वो क्या स्टेटमेंट बोल रहा है ना। तो बच्चे को जैसे वो खोज पूर्ण है, वो मतलब क्या करता है बच्चा, लिटिल साइंटिस्ट है, वो खोज करता है, वो हर चीज का खोज करता है, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे दिया, तो उसमें भी हमको याद रखना है कि वो प्याजे से रिलेटेड है। कहीं संज्ञान का बात कर दिया, संज्ञानात्मक विकास का, तो वहां भी प्याजे आएगा, है ना। और बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो उसमें भी क्या आएगा, प्याजे ही आएगा। तो इसका आंसर भी डी होगा। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आता है सीटेट में। हाँ, तो ऐसी कुछ इजी रहेगा, कुछ टफ रहेगा। जो टफ है हमको उसको और बार बार प्रैक्टिस करना है, इसलिए हम उसको और अच्छे से समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। अजय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? हमारा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष से ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा इसमें से? जहां यहाँ पे बात करा ना अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में, है ना। अमूर्त संकल्पनाएं मतलब वो क्या कर रहे हैं, जो यहाँ
क्या बोला जी, अस्तित्व में नहीं है, जो यहाँ नहीं है ना, हमारे इसमें नहीं है, इस दुनिया में, उसके बारे में इमेजिनेशन कर रहा है। तो जहाँ अमूर्त शब्द का यूज हुआ ना, अमूर्त संकल्पना, तो वहां पे क्या आएगा? हाँ, फर्स्ट ही आएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर। हाँ, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए एक वर्ड और बोल दिया है, तार्किक चिंतन बोला है, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम तार्किक चिंतन में कुछ और ऑप्शन को टिक किए थे, है ना। तो हमको क्वेश्चन को पढ़ के हमको यहाँ बस बस बस, तो वही छोटा छोटा कीवर्ड को बस हमको पकड़ के रखना है और हमको अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, तभी हम ना उस पर डिफरेंस करके पढ़ पाएंगे, हमको पता चल पा हम अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि पहले के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था और अभी के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। लिखा वो दोनों वर्ड को लिख दिया है जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, अमूर्त संकल्पना भी लिखा है, तार्किक चिंतन भी लिखा है, लेकिन मेन हमको फोकस किस में करना है? अमूर्त संकल्पना में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं उससे ऊपर। ठीक है, अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो इसमें ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है स्किनर द्वारा, तीसरा है प्याजे द्वारा और चौथा है कोहलबर्ग द्वारा। प्याजे द्वारा ही होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो ये बौद्धिक विकास का बोल रहा है, दूसरा, पहला तो बौद्धिक विकास बोला, ठीक है, बुद्धि के बारे में। बुद्धि मतलब क्या होता है? संज्ञान होता है, मैंने कल बताया था ना, बुद्धि संज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब ज्ञान नहीं, इसका मतलब क्या होता है? बुद्धि होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है, अब यहाँ पे दूसरा चीज और क्लू कर दिया है, विकास की 4 विशिष्ट अवस्था। जैसे मैं आपको आगे और बताऊंगी, अभी हम लोग वाइगॉत्स्की का पढ़ेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग का पढ़ेंगे, है ना। तो जरूरी नहीं है कि सब में 4 ही अवस्थाएं रहे, लेकिन हम तो पढ़े हैं ना प्याजे का, कि प्याजे में 4 अवस्थाएं तो है ना, 4 चरण है। तो यहाँ पे 2 चीज को यहाँ पर क्लू के लिए दिया था, पहला दिया है बौद्धिक विकास। अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोग भी पढ़िएगा मन में और मैं भी यहाँ पे पढ़ रही हूँ। प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की आयु है, उसके दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। सबसे बेहतर बच्चा क्या सीखता है? सबसे अच्छा वो क्या सीखता है? अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ये पहला ऑप्शन है। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा और चौथा है निष्क्रिय या न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा। आप लोग को क्या लगता है ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, और वो इसलिए भी क्योंकि बच्चा इतना ज्यादा छोटा है कि अमूर्त चिंतन वो नहीं कर सकता है, अभी अमूर्त तरीके से तो वो सोच ही नहीं सकता है। और वो भाषा के नए अर्जित ज्ञान, वो ज्ञान कहाँ से अर्जित करेगा जब वो इतना ज्यादा छोटा है, तो है ना, अभी तो वो बोलने सीख रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पे ये तो है ही नहीं, ये तो कुछ भी दे दिया कि निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी ही होगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो ऐसी बहुत कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछता है इस टाइप का, और कभी कभी एकदम टफ पूछता है कि हमको समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। हमारा क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संवेदी पेशी अवस्था जो पहला चरण है, दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक, अब तीसरा है स्थूल संक्रियात्मक। अब यहाँ पे देखिए एक नाम और यूज हुआ है, स्थूल संक्रियात्मक, जो मूर्त और ठोस बोलते हैं ना, जिसको हम लोग, जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था कि जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ठोस संक्रियात्मक बोले थे, तो उसका एक और नाम क्या है? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। हाँ, तो उसको भी आप नोट कर लीजिए, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। और उसके बाद है चौथा चरण क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब ये जो चारों चरण का नाम आप लोग अच्छे तरीके से याद है, तो अब आप बता सकते हैं कि ये जो 4 चरण है जिसका नाम उन्होंने क्लियर बता दिया, अब उसका पहचान किसने किया था? हिलगार्ड द्वारा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट द्वारा, तीसरा ऑप्शन है हरलॉग द्वारा और चौथा है प्याजे द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। हाँ, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में, ये जो अभी आया ना स्क्रीन में, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। हमको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना है, इस टाइप का बहुत बार पूछता है एग्जाम में और बहुत चांस है इस टाइप का क्वेश्चन आने का। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बच्चों का चिंतन वयस्कों से क्या होता है? वयस्कों से डैश में भिन्न होता है। किस में भिन्न होता है? जैसे बच्चे और बड़े, उन दोनों में बहुत अंतर है ना। बच्चा सोचेगा तो वो अलग तरीके से, उसका चिंता का विषय अलग चिंता का विषय रहेगा,
और हम जो है, हम जो बड़े हैं, वो हमारे वयस्कों का चिंतन का विषय अलग चिंतन रहेगा। तो वो किसमें अलग है, किससे भिन्न है वो, और बजाय किसके। तो आप लोगों को क्या लगता है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे मात्रा और प्रकार, मात्रा में भिन्न होगा बजाय प्रकार के, या आकार में भिन्न होगा बजाय मूर्त परकता के, प्रकार में भिन्न होगा बजाय मात्रा के, या चौथा ऑप्शन है आकार में भिन्न होगा बजाय किस्म के। आराम से सोचिए आप लोग, उसके बाद फिर बताइएगा कि क्या होगा, पहला ऑप्शन है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा। तो इसका सी सही आंसर है। हाँ, सी सही आंसर है। वो इसलिए कि हमको उसका मतलब समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है बच्चों और बड़ों के दोनों का चिंता का जो विषय है वो क्या है, प्रकार में भिन्न होगा, है ना। प्रकार में मतलब उसका टाइप अलग होगा। जैसे बच्चों का टाइप क्या है, बच्चे चिंता कर रहे हैं तो उनका चिंता ये है कि अरे मेरे खिलौना टूट गया, मम्मी पापा नया खिलौना दिलाएंगे कि नहीं, उनको इस चीज का चिंता है। कॉपी का पेज को फाड़ डाले तो मम्मी डांटेगी, पानी गिरा दिए तो मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, उनको इस चीज का चिंता है। उन लोग को छोटे छोटे चीज में बहुत ज्यादा चिंता हो जा रहा है ना, तो उनका प्रकार अलग है ना। और बड़े चिंता कर रहे हैं, उनको अपने करियर का चिंता है, इतना पढ़ लिए जॉब नहीं लग रहा है, इस चीज का चिंता है ना। तो प्रकार अलग अलग है उनका। तो यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में पहले पहले में प्रकार दिया है ना, तो प्रकार में भिन्न होता है, उनके टाइप अलग अलग होते हैं, है ना, बजाय मात्रा के। मात्रा मतलब क्या है उनका, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जरूरी। अब देखिए जैसे बच्चों का चिंता, भाई उनके हिसाब से तो उनका चिंता तो बहुत बड़ा चिंता है ना। बच्चे जब हैं तो बच्चे अपने हिसाब से सोच रहे हैं, तो उनके लेवल में जाके देखेंगे तो उनका चिंता अपने लिए बहुत बड़ा चिंता है। और सेम वैसे ही जब बड़े अपने जगह में है तो उनका चिंता भी बहुत बड़ा चिंता है। तो वैसे मात्रा, मात्रा बजाय मात्रा के, मतलब मात्रा दोनों का बराबर ही है। अगर मात्रा को उनका नापा जाए चिंता का, तो दोनों का चिंता का मात्रा बराबर है, लेकिन प्रकार भिन्न है। प्रकार उनका टाइप जो है वो अलग अलग। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया ना अच्छे से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा। तो हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस टाइप का बहुत बार पूछता है ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम प्रश्न को। हमको प्रश्न को देख कर डरना नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या क्या होगा करके। क्योंकि जब मैं खुद तैयारी करती थी तो मेरे को ऐसे ही लगता था, जब कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता था, अरे इसका आंसर क्या होगा, इतना सब कुछ लिखा है करके। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है ना। टी शर्ट वो घड़ी कर रही है, अपना घड़ी करके रख दे रही है, वो अपने आप से बात कर रही है। मतलब वो क्या कर रही है, खुद से बात कर रही है, बड़बड़ा रही है ना। इसके बारे में कल हम पढ़े थे, कल के क्लास में। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमको समझ में आ गया, कोई 5 साल की लड़की है जो अपने आप से बात करती है, बड़बड़ाते रहती है अपने में, खुद में, अपना काम को करते करते टी शर्ट को तय कर रही है, मतलब अपना काम कर रही है ना। हमको फोकस क्या करना है, वो अपने आप से बात कर रही है। इसका मेन लाइन यही है कि वो अपने आप से बात कर रही है। अब हमको क्या करना है, हमको ऑप्शन को पढ़ना है कि क्या होगा। जीन प्याजे और लेव वाइगॉत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है अहम केंद्रित, है ना। तो जैसे कल मैं आपको बताई थी ना, निजवाक बताई थी कल के क्लास में, निजवाक और स्व केंद्रित एक वर्ड में अलग से लिखी थी, तो वो स्व केंद्रित ही अहम केंद्रित है। स्व केंद्रित या अहम केंद्रित सेम शब्द है दोनों। तो उसको ना, जहां पे आप स्व केंद्रित लिखे होंगे ना, तो वहीं पे ही आपको क्या लिखना है, अहम केंद्रित। दोनों सेम है। उसका मतलब ही क्या होता है, खुद से बात करना, खुद को केंद्र मान के खुद से बात करना, बड़बड़ाते रहते। जब खुद से बात करते हैं उसको या तो अहम केंद्रित बोलते हैं या तो स्व केंद्रित बोलते हैं। किसके किसके हिसाब से, जीन प्याजे के हिसाब से। जीन प्याजे के हिसाब से दो शब्द है, अहम केंद्रित और स्व केंद्रित। लेकिन वाइगॉत्स्की के हिसाब से सेम यही चीज, जो बच्चा अपने आप से बात करता है, खुद से बड़बड़ाते रहता है अपने आप में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निजवाक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। और अहम केंद्रित को इंग्लिश में बोलते हैं इनर स्पीच। इनर स्पीच मतलब वो अपने अंदर से ही खुद से बात कर रहा है, खुद से खुद में बात कर रहा है, बड़बड़ा रहा है। तो सबसे पहले हमको ये पता चलेगा कि अहम केंद्रित क्या है, निजवाक क्या है, और अहम केंद्रित और स्व केंद्रित दोनों सेम चीज है, दोनों एक ही है। और निजवाक वाइगॉत्स्की निजवाक बोलते हैं इसी चीज को। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा, जीन प्याजे और लेव वाइगॉत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे।
अब देखिए पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन ये बोल दिया है कि दोनों दोनों कोई जो बच्चा बड़बड़ाता है वो लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों उसको क्या बोलते हैं, अहम केंद्रित बोलते हैं, ऐसा बोल दिया है उसको। लेकिन क्या ये सही है क्या, ये गलत होगा, इसलिए हम पहले ऑप्शन पढ़ के हम पहले ही बता दिए कि ये क्या है, ये हमारा गलत है पहला ऑप्शन। अब हम आते हैं दूसरे में। दूसरे में क्या बोल रहा है, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा, जो हमको पता है सही बोल रही है ना, अभी तक तो सही बोल रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो चीज हुआ, जीन पियाजे क्या बोलेगा, इसे अहम केंद्रित भाषा बोलेगा, है ना, और वाइगोत्स्की इसे क्या बोलेंगे, निजी भाषा। निजी भाषा या निजवाक दोनों सेम है, सेम सेम लग रहा है ना, निजी भाषा या निजवाक दोनों एक ही शब्द है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अभी आपको तभी आपको पता रहेगा जब आप इसके बारे में पढ़े रहेंगे, तो आप ये दूसरा ऑप्शन सही है। लेकिन हम तीसरा ऑप्शन को भी पढ़ेंगे, है ना, तीसरा और चौथा सब ऑप्शन को पढ़ेंगे, लेकिन हम जैसे ऑप्शन पढ़े हमको यही समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा दूसरा सही है, लेकिन तीसरा फिर भी हम एक बार पढ़ते हैं। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। ये पूरा गलत है, क्योंकि जीन पियाजे तो सामाजिक के बारे में बात ही नहीं करता, वो तो संज्ञानात्मक के बारे में बात करता है ना। और बाकी जीन पियाजे जो है वो खोजबीन के बारे में बात करता है कि बच्चे जो है वो खोज पूरा दिगम रहता है उनका, वो हमेशा खोज करते हैं, इसके बारे में बात करता है ना। तो ये तीसरा ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब चौथा क्या है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ये भी गलत है, इसका कहीं भी बात नहीं हुआ है ना। तो हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। हमारा ऑप्शन है यहाँ पे 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, तीसरा है ऑप्शन 2 से 7 वर्ष तक, और चौथा है जन्म से 2 वर्ष तक। तो आप लोगों को क्या लगता है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, क्वेश्चन पढ़ के। हाँ, 7 से 12 वाला ना, ये तो इजी है क्योंकि आप लोग जीन पियाजे अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो ये समझ में आ गया है ना, क्योंकि यहाँ पे मूर्त अनुभवों का बात कर रहा है, तो जहाँ पे मूर्त अनुभव का बात कर रहे हैं वहां पे क्या आ जाएगा, 7 से 12 आ जाएगा, 7 से 12 वर्ष ऑप्शन ए। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया है। पहला ऑप्शन है पेवलून, दूसरा है पियाजे, तीसरा है स्किनर, चौथा है कोहलबर्ग। तो क्या होगा इसका आंसर, पियाजे हो जाएगा। ये हमको भी पता है कि हम इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए हमको पता है कि विश्व की परिकल्पना, बच्चे क्या इमेजिनेशन कर रहे हैं, है ना, तो अपनी समझ विकसित कर रहे हैं उसे, तो ये कथन किसने दिया है, पियाजे ने दिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे देखते हैं हम अपना क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सूफी अपनी भुजाओं से पहले अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकती थी और अपनी उंगलियों की गति को नियंत्रित करने से पहले अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकती थी। इस प्रकार की प्रगति डैश है। अब यहाँ पे ऑप्शन है मस्तिष्क का दोमुखी अनुक्रम, दूसरा ऑप्शन है समीपाभिमुख अनुक्रम, तीसरा ऑप्शन है यादृच्छिक प्रगति, और चौथा है दृढ़ प्रगति। नहीं, इन दोनों का ना टॉपिक लेके मैं आप कल के क्लास में अच्छे से बताऊंगी, ये मस्तिष्क का दोमुखी अनुक्रम और समीपाभिमुख अनुक्रम। अभी मैं इसको बता देती हूँ, इसका ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से ये वाला आंसर इसका सही होगा, दूसरे नंबर का समीपाभिमुख अनुक्रम। और इसको मैं समझाती हूँ कि कैसे ये सही होगा। समीपाभिमुख अनुक्रम का मतलब क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर। इसका मतलब क्या है, केंद्र से बाहर की ओर। मतलब अब यहाँ पे देखिए, सूफी अपनी भुजाओं से पहले अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकती थी, है ना, मतलब सबसे पहले केंद्र मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि उसकी जो भुजाएं हैं उसको उसने क्या माना, केंद्र, वो उसका बेस हो गया, है ना। अब जब उसकी भुजाएं स्ट्रांग है, भुजा उसका काम कर रहा है, तो उसका हाथ भी काम करेगा, और जब हाथ काम करेगा तो वो उंगली काम करेगा। मतलब हमारे केंद्र से वो धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रहा है ना, पहले भुजा आया, फिर हाथ आया, फिर उंगली आया। तो जब इस प्रकार का प्रगति होता है, इस टाइप का धीरे धीरे, वो बच्चे जब छोटे रहते हैं फिर बड़े होते रहते हैं, उनका विकास होते रहता है, तो वो अपना धीरे धीरे बॉडी का मूवमेंट करने लगते हैं, तो उसका टाइप को ये बताया है।
तो जब इस टाइप का जहाँ पे भी कंधे, हाथ, उंगली ये सब का जब बात होगा ना, तो वहां पे केंद्र से एक शब्द और यूज होता है यहाँ पे, यही केंद्र से बाहर की ओर, ऐसा भी वो पूछ सकता है। और यहाँ पे ये भी पूछ सकता है। इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, दूसरे नंबर का समीपाभिमुख अनुक्रम। और यहाँ पे साइड में आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्रैकेट करके, केंद्र से बाहर की ओर। इसको मैं कल के क्लास में आपको बताऊंगी, मस्तिष्क का अधोमुखी को। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रीमा एक शहरी इलाके में पली बढ़ी 3 साल की बच्ची है। वह ठीक से बोल नहीं पाती है। उसके माता पिता दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हैं। बच्चे की देखभाल एक घरेलू सहायिका करती है, जो उसकी अच्छी तरह से देखभाल करती है, लेकिन उससे ज्यादा बात नहीं करती है। ज्यादातर समय रीमा को सुला दिया जाता है। रीमा के खराब भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिक जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों, और चौथा है परिपक्वता। तो अब क्वेश्चन को आप एक बार और अच्छे से पढ़िए और ऑप्शन को भी पढ़िए, और आप लोगों को क्या लगता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, बस ये आनुवांशिकता तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोल रहे कि उसके मम्मी पापा को भी बोलने में तकलीफ है, या दोनों में से किसी एक को बोलने में तकलीफ है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। सब चीज सही है, बस बच्ची को ही, उस बच्ची जो 3 साल की बच्ची है उसको ही यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पर्यावरण। उसके आसपास का जो वातावरण है, उससे कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो वो कहाँ से बोल पाएगी, कहाँ से वो भाषा को सीख पाएगी? उसका भाषा तो खराब ही होगा, उसका भाषा विकास, है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पर्यावरण ऑप्शन होगा दूसरे नंबर। एक बीमार बच्चा चिड़चिड़ा होता है और बार बार रोता है। नियमित रूप से स्कूल नहीं आने पर बच्चा पढ़ाई में पिछड़ जाता है। लगातार चिड़चिड़ापन दूसरों के साथ संबंधों को भी प्रभावित करता है। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः विकास के निम्नलिखित में से किस पहलू को दर्शाते हैं? अब हमको सिर्फ उसको अंडरलाइन, जो जहाँ पे अंडरलाइन है उसी हमको जो शब्द दिया है उसको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे बीमार बच्चा, तो बीमार बच्चा किस चीज को यहाँ पे दिखाएगा? कौन सा कारक को दिखाएगा यहाँ पे? सामाजिक कारक, जैविक की भावनात्मक, संज्ञानात्मक, है ना। हमको ऐसे समझना है कि बीमार बच्चे के लिए क्या होगा, बार बार रोता है उसके लिए क्या होगा, पढ़ाई में पिछड़ जाता है उसके लिए क्या होगा, और लगातार चिड़चिड़ापन दूसरों के साथ संबंधों को भी प्रभावित करता है उसके लिए क्या होगा। इसको आप लोग यहाँ पे हम देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? जैविक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। तो फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा सामाजिक, जैविक, सामाजिक, भावनात्मक। यहाँ पे देखिए सामाजिक भावनात्मक एक साथ है ना। फिर है संज्ञानात्मक, उसके बाद है पहला संज्ञानात्मक, तीसरे नंबर का ऑप्शन है संज्ञानात्मक, सामाजिक, जैविक, सामाजिक, भावनात्मक। यहाँ पे सामाजिक और भावनात्मक दोनों एक साथ है तीसरे नंबर के ऑप्शन में। और यहाँ उसके बाद चौथा ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे सामाजिक, भावनात्मक एक साथ है। फिर है संज्ञानात्मक, सामाजिक, जैविक। अब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा फिट बैठेगा ये ऊपर वाले स्टेटमेंट के लिए? वरना जैसे बच्चा बीमार पड़ रहा है, तो बीमारी जो है वो कौन से कारक को बता रहा है? यहाँ पे जो चिड़चिड़ापन है वो दूसरे के साथ संबंध को भी प्रभावित कर रहा है। तो दूसरे के साथ संबंध जो है वो किससे रिलेटेड होता है? हाँ, ऐसे ही हमको समझना है। तो क्या हो जाएगा? वो पहला हो जाएगा। पहला ही आंसर एकदम सही है। हाँ, अब उसको वैसे ही समझना है, जैसे बच्चा बीमार है, पहला अंडरलाइन में जो शब्द है वो यही है, मतलब वो कौन सा कारक है? जैविक कारक है। तो बार बार रोता है, जो रोना है वो किस चीज को दिखा रहा है? भावनात्मक दिखा रहा है ना। वो सामाजिक को ऐसे लिख दिया है, लेकिन हमको मेन फोकस करना है भावनात्मक में। अब उसके बाद है पढ़ाई में पिछड़ जाना, पिछड़ा है ना, पिछड़ जा रहा है वो, तो वो किसको दिखा रहा है? उसके संज्ञान को दिखा रहा है, संज्ञानात्मक। और उसके बाद फिर चौथा है सामाजिक, दूसरों के साथ संबंध को। तो हमको ऐसे रिलेट करके समझना है। कुछ भी एक वर्ड को जैसे पकड़ के हम उसमें ढूंढेंगे ना ऑप्शन में, तो हमको समझ में आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर का हो जाएगा, जैविक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। एक 5 वर्षीय जॉन पहले अपने दोनों हाथों से एक गिलास पानी को पकड़ता है, और फिर बाद में वह गिलास को पकड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी उंगलियों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। यहाँ वृद्धि और विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की चर्चा की जा रही है? एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है ये क्या चीज को बता रहा है?
पहला ऑप्शन है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत और चौथा है सतत विकास का सिद्धांत। हम प्रश्न को पढ़े, पहले क्या बोल रहा है, एक बच्चा है 5 साल का, अब वो क्या कर रहा है, पहले दोनों हाथ से वो पहले प्रैक्टिस कर रहा है, तो समझ लो कोशिश कर रहा है वो अपने गिलास को पकड़ने का, पानी का गिलास को पहले दोनों हाथ से वो पकड़ रहा है। अब उसके बाद फिर वो क्या करता है, बाद में वह गिलास को पकड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी उंगलियों का प्रयोग करना शुरू कर देता है, मतलब वो माहिर हो जाता है उस चीज में, है ना। मतलब वो सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब पहले की वो सामान्य, जैसे बच्चे नॉर्मल गिलास को उठाते हैं, अब वो क्या करे, वो नया नया ट्रिक कर रहा है कि मैं ऐसे भी उठा सकता हूँ, मैं वैसे भी उठा सकते, तो सामान्य से कहाँ गया, विशिष्ट की तरफ गया, इसलिए वो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत होगा। हम लोगों को लगता है कि यही ऑप्शन सही है करके, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, तो ये वाला नहीं होगा, इसका आंसर है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है ना, अभिकथन और तर्क वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इसको बहुत अच्छे से हम समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला है अभिकथन, हमको दिया है एक प्रेरक वातावरण स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देता है, जबकि एक नीरस वातावरण एक बच्चे की वृद्धि क्षमता को कम करता है। पहला लाइन तो हम पढ़ लिया अभिकथन को, अब हम दूसरा इसके तर्क में आते हैं, इसका रीजन क्या है उसको देखते हैं। अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही शक्तिशाली कारक हैं जो किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है यहाँ जो जो वर्ड यूज हुआ है वो इससे रिलेटेड है क्या। जैसे यहाँ पे यूज हुआ है क्या, मानसिक विकास, शारीरिक वृद्धि, वृद्धि विकास, ये सब तो यूज हुआ है ना इसमें। सेम वैसे यहाँ पे भी यूज हुआ है, यहाँ पे वृद्धि, पर्यावरण और फिर विकास, ये सब है। जब से हम कोई भी शब्द को, एक वाक्य जो दिया इसको पढ़ेंगे और हम इसको पढ़ेंगे और हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या ये इससे रिलेटेड है क्या, पहला वाला कथन दूसरे वाले कथन से रिलेटेड है क्या, इसको हमको देखना है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है, पहला है हमारा ऑप्शन में क्या है कि ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ये जो नीचे वाला जो तर्क है ये सही व्याख्या कर रहा है पहले वाले कथन का। और सेम दूसरा है हमारा, दूसरा क्या, ए और आर दोनों सही है, दोनों सत्य है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा ऑप्शन है ए सही है और आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत है और आर सही है ना, यहाँ लिखा है ए असत्य है और आर सत्य है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का हमेशा पूछता ही है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो फर्स्ट होगा, वो इसलिए इसका रीजन मैं बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, पहला बोला है ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो पहला वाला इसका सही होगा, और वो इसलिए सबसे पहले आपको दोनों जो कथन दिया होगा, मतलब जो पहला अभी कथन है ए और जो तर्क है आर, सबसे पहले आपको दोनों को पढ़ना है। अगर दोनों सेंस बना रहे, जैसे आप कुछ भी वाक्य दिया है अगर उसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आता है ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। फिर इन दोनों को रिलेट करना है हमको, क्या ये दोनों रिलेट हो रहा है एक दूसरे से। जैसे एकदम ही अलग दिया रहता है, जैसे यहाँ पे वातावरण, शारीरिक, मानसिक, वृद्धि विकास का बात हो रहा है, सेम वैसे नीचे में भी वृद्धि विकास का बात हो रहा है, तो दोनों कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये खाना खाया, वो वहां गया, ऐसा इस टाइप का कुछ अलग ही लिख दिया है ना। तो जैसे जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, कुछ भी लिख दिया जो इससे कनेक्टेड ही नहीं है कहीं भी, तब हम दूसरा ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, और है ना, सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन जब वो कहीं भी एक दूसरे से कुछ वर्ड रिपीट हो रहा, लग रहा है कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो क्या हम लिखेंगे उसको कि ये क्या है, दोनों सबसे पहले तो सही है दोनों स्टेटमेंट, और दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। लेकिन मैं आपको, जैसे कि पहले तो आप लोग पढ़ेंगे और आपको खुद समझ में आएगा कि दोनों कनेक्टेड है कि नहीं है, कि ए सही है कि आर गलत है ना। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अधिकतर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो हमेशा जो है ना वो ये वाला ऑप्शन हमेशा सही रहता है कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। अभी तक मैं भी जितना भी पढ़ी हूँ ना, सब में मतलब पूरा बहुत ही ज्यादा हमेशा ऑप्शन यही वाला ही वो सही लगता है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, कभी कभी वो ऐसा भी दे देता है कि क्या पता यही सही हो, आर ही सही हो। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं और आपको तुरंत समझ में आ गया, अरे हाँ ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन को चूज करें। लेकिन आपको डाउट रहेगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा, अरे दोनों तो एक दूसरे से एकदम अलग ही है,
और एकदम ऐसा क्वेश्चन है जो क्या पता है ऐसा ही भी क्वेश्चन दे दे एग्जाम में जो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ आप पढ़ भी रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे कि क्या करूं मैं। तो कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप पहले नंबर के जो ऑप्शन जो ये लिखा रहेगा ना, दोनों सही है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, उसको आपको टिक करना है, उसमें पूरा चांस रहेगा आप लोग का सही होने का। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तब का बात। चलिए फिर क्लास ओवर करते हैं।